दीक्षा बिल्कुल चुप थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह अपनी जिंदगी की खुशियों को रोध कर उन रिश्तों का शोक मनाती जो उसे सिर्फ तकलीफ देने के लिए बने थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसे कभी खुशी ना दी थी। आरव उन लोगों से बात ही कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई और जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देखकर तो सभी दंग रह गए। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए थे? अब सुनिए पूरी कहानी। कल तुम्हारा पेपर है और तुम कह रही हो कि मुझे सुहागरात मनानी है। शायद तुम्हें इस रात के बारे में सही से जानकारी नहीं है। हाँ, आरव अपनी पत्नी दीक्षा को वार्निंग दे रहा था। आरव के साथ एक हादसे के तहत उसकी पत्नी बना दी गई थी। बच्ची नहीं हो, 4 महीने बाद तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी। मुझे मेरा हक चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आरव ने उसे आज पेपर देते हुए काफ़ी लेट हो चुकी थी। यूं तो पेपर 2 बजे ख़त्म होना था, लेकिन उसे आखिरी सवाल को हल करते हुए 2 बज गए। उसने मैम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा। पेपर तो उसने हल कर दिया था और अब उसकी तरफ से तसल्ली में थी, लेकिन उसकी सारी क्लास फेलो उसे छोड़कर चली गई थी और वह यहाँ अकेली थी। कुछ देर रुककर वह दीक्षा का इंतजार करती रही, जो दूसरे इलाके में रहती थी, लेकिन काफ़ी देर बीतने के बाद दीक्षा भी उसे आती हुई दिखाई नहीं दी। मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। अचानक तेज बारिश होना शुरू हो गई थी। काफ़ी देर वह यूं ही स्कूल के अंदर खड़ी रही। जब सब लोग चले गए और छुट्टी का टाइम हो गया तो वह मजबूरन बाहर आ गई। फिलहाल कोई ऑटो रिक्शा या बस वगैरह कुछ भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें बैठकर वह घर पहुंचती। उसने काफ़ी देर तक बहन का भी इंतजार किया, लेकिन शायद वह भी जा चुकी थी। तभी वह अकेली यूं ही घर के रास्ते पर चल पड़ी। उसने यही सोचा था कि अगर रास्ते में कोई चीज़ उसे मिल जाती है तो उस पर सवार होकर चली जाएगी, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद सुनसान रास्ते पर पहुंचकर उसे अजीब तरह के डर का एहसास होने लगा था। इधर शाम होने को आई थी और बादलों की वजह से मौसम बहुत बिगड़ रहा था और अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे फिलहाल अपने समस्याओं का कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे दुकान में बैठे हुए 4-5 लड़के नजर आए, जो पहले तो उसे देखते हुए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद ही वह अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने इतने पर भी बस नहीं किया, उसके पीछे पीछे चल पड़े। बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया, लेकिन वह लड़के कुछ ही दूरी पर उसके पीछे ही आ रहे थे। कभी वह गाना गुनगुनाना शुरू कर देते तो कभी उससे आवाज़ देने लगते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह तेजी से भगवान का नाम जापने लगी और वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई आगे की तरफ जा रही थी और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। आज उसे बहुत ज़रूरत थी, कोई उसकी मदद के लिए आ जाता, इससे पहले कि वह लड़के उस पर झपटते और उसे नोच डालते। अगर वे लड़के 1-2 होते तो शायद ये उनका डटकर मुकाबला भी करती, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त तो वह खुद बेहद डरी हुई थी और आसपास उसे कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद करता। औरत चाहे जितनी भी हिम्मत और ताकत वाली हो और सामने 3-4 लड़के हों तो वह अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में और कमज़ोर हो जाती है। सड़क के दूसरी तरफ से उसे एक बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। उसे थोड़ा तसल्ली हुआ। उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उस गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग ली और वह गाड़ी भी उसके करीब आकर रुक गई। गाड़ी में मौजूद आदमी को जैसे अंदाजा हो चुका था कि वह लड़की है, सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है और बारिश की वजह से भीग चुकी है। इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठती, वह लड़के उसके इतने करीब आ गए कि वह खुद डरती हुई नज़रों से उन्हें देखने लगी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आरव बाहर आया। आखिर बात क्या है? तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों डरा रहे हो? वह थोड़ी तेज आवाज़ में गरजा। उन लोगों से बात की जब वहाँ पर एक लड़का उसको बदतमीजी से देखते हुए बोला, साहब, ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़की चुपचाप हमारे हवाले कर दो और हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी के डर से न डराओ। आरव ने एक नज़र उन सभी लड़कों पर दौड़ाई जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, लेकिन वह अपनी हवस में अंधे होकर उस लड़की का पीछा कर रहे थे जो वो बड़ी मुश्किल से 17 साल की थी और डर से उन लड़कों को देखती हुई आरव को मदद की नज़रों से निहार रही थी। इससे पहले आरव कुछ कहता, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जमकर गाड़ी में बैठ गई, जैसे उसे यकीन ही हो गया हो वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन बाहर मौजूद लड़के उसे नोच कर रख जाएंगे या फिर अपने साथ घसीट कर ले जाएंगे। आरव गाड़ी में दरवाज़ा खोलकर झुका और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, वह लड़के उसे देखते ही रफू चक्कर हो गए।
वह शायद डर कर भाग गए थे या नहीं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गन से ज़्यादा डर चुके थे। लालच से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी उनके लिए प्यारी थी। अगर ज़िंदगी रहती तो लड़कियां भी आती जाती रहती। सड़क से वह यूं गायब हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। वह गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। तभी उस लड़की ने उसे एक नज़र देखा और फिर नज़रें झुका ली तो उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन उसने इतनी हिम्मत नहीं थी। कहाँ जाना है आपको? वह आराम से उस लड़की को बिना देखे उससे पूछने लगा। वह उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। उसे काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन वह जल्द से जल्द अपने घर चली जाएगी। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी जब एकदम से ही गाड़ी में पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी और नंबर अटेंड करते हुए एक वार्निंग भरी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। बॉस, काफ़ी देर से एक गाड़ी आपका पीछा कर रही है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी दूसरे रास्ते पर कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए आरव ने एक नज़र शीशे में देखा। सच में एक गाड़ी उसका तेजी रफ्तार से पीछा कर रही थी। वह शहर का मशहूर जाना माना बिजनेसमैन, अच्छा खासा नाम रखता था। शायद इसी वजह से लोगों में दुश्मनियों का भी मामला बना हुआ था। इसलिए बस आप प्लीज यहीं यू टर्न ले लें और ड्राइव करते रहें। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स आपको घेर लेंगे। एक बार फिर गाड़ी में वो आवाज़ गूंजी तो उसने परेशानी से गाड़ी को मोड़ा और यू टर्न ले लिया और पास बैठी लड़की की दिल की धड़कनें तेज हुई थी। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मेरी माँ और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे। उससे पहले ही वह अपनी परेशानी खाई जा रही थी और अब उस आदमी ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था। उसे बराबर पीछे से कोई वार्निंग मिलती जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी, सीट बेल्ट लगाए रखने के बावजूद वह संभाल नहीं पा रही थी। आप प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर मत जाइए। आप ऐसा करिए कि मुझे अभी उतार दे। मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर मत जाइए। वह बार बार उस आदमी से विनती कर रही थी और वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह उस वक्त उसे यहाँ से निकाल देता तो शायद उसके जान को भी खतरा होता, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। अपने साथ वालों की इज्जत की और जान की सुरक्षा करना वह खुद का कर्तव्य समझता था। थोड़ी देर के बाद वह एक शहर के हाईवे पर था जहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। तब उसे बताया गया कि अब वह खतरे से पूरी तरह सुरक्षित है। उस सब की जांच वह बाद में करता, लेकिन इससे पहले उस लड़की से बात करना चाहता था और उसे उसके घर तक छोड़ना चाहता था, जिसने पूरा रास्ता उसका अच्छा खासा दिमाग को खपाया था। मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो, भगवान के लिए। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। वह लड़की उसे बहुत मासूम लग रही थी। उस पर तरस खाता हुआ शायद वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी कि उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं थी, गलती आरव की भी नहीं थी। शायद किस्मत को कुछ ऐसे ही स्वीकार था। वह गाड़ी में बैठी बार बार रो रही थी, लेकिन आरव उसे समझा रहा था कि अगर वह इस वक्त उसे उतार देता तो यकीनन उसकी जान को खतरा था, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा उसे उस वक्त अपने घर वालों का डर था। शायद इसलिए वह इतने डर की हालत में थी, जबकि वह भी बस उसे देखता हुआ ड्राइव कर रहा था। उस वक्त श्रीमती चंद्रावती बुरी हालत में थी। 2 बजे उसका पेपर खत्म हो जाना था, लेकिन अब 6 बज चुके थे। वह घर नहीं आई थी। उन्हें परेशानियों ने आ घेरा था। उन्होंने एक बार अशोक को भी भेजा था, लेकिन अशोक ने उन्हें जाकर यही बताया वह चली गई है, क्योंकि आज उसे लेट होने की वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर आ गई थी। काफ़ी देर वह यूं ही उसे आसपास ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली थी और फिर वह घर आ गया। श्रीमती चंद्रावती का रो रो कर बुरा हाल था। उनके बस 3 ही बच्चे थे। आज 5 साल हो चुके थे उनके विधवा हुए और वह इसी तरह अपनी जिंदगी बिता रही थी। तीनों बच्चों में दीक्षा सबसे बड़ी थी, जबकि अशोक उनका छोटा बेटा था। दीक्षा की उम्र करीब 18 साल की थी और अशोक उनसे 3 साल छोटा था। 4 साल पहले हरिंदर साहब की मृत्यु हो गई थी और वे लोग बेसहारा रह गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वह अपने बच्चों को पढ़ाई पूरी करवा रही थी। लेकिन अब एक अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ दीक्षा की बुआ ने उन लोगों को बहुत बातें सुनाई थी और पूरा घर शोर से भर दिया था। उनके सोच में भी ये नहीं था कि आज उनकी नंद उनके घर आ जाएगी। अरे भाभी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि भैया के बाद उन्हें घर पर ही बैठा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, रात होने वाली है और तुम्हारी बच्ची का कोई अता पता नहीं। वह अपने मुंह में जहर उगलते हुए पूरे घर को सर पर उठा रखा था। चंद्रावती अपनी नंद की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें तसल्ली दे रही थी। उनका दिल कहता था कि उनकी बेटी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। आप परेशान क्यों होती हैं? वह थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा काम निकल आया हो।
उन्होंने अपनी बेटी की साइड लेते हुए बोलना चाहा तो वह और ज्यादा भड़क उठी। अरे हमें क्या पढ़ाओगी, कौन सा ऐसा काम है जो अब तक कर रही है वह। चंद्रावती उनकी बात सुनकर चुप हो गई थी। दरवाजे के सामने गाड़ी रुकी और चंद्रावती की नंद बड़ी हड़बड़ी से उठी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनकी सहेली का बेटा रवि आ गया हो। वह रवि और पंडित जी के साथ आज शादी की डेट लेने आए थे, क्योंकि आज उसका सेकेंड लास्ट पेपर था और अब वह लोग चाहते थे कि उसकी विदाई करवा ली जाए। दीक्षा की बुआ कुंती अपनी सहेली के बेटे से दीक्षा का रिश्ता लगा रखा था। सहेली तो इस दुनिया में नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और कुंती का रवि के पिता के साथ अफेयर चल रहा था। कुंती चाहती थी कि रवि की शादी दीक्षा से करवा दे और बचपन में ही रवि और दीक्षा की शादी करवा दी गई थी। शायद इन बच्चों को याद भी नहीं था और अब वे लोग विदाई करवाना चाहते थे। अब चंद्रावती के बस में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस चुपचाप अपने बच्ची का तमाशा देखती रहती थी। दरवाजे से झांकते हुए जो ही उन्होंने देखा तो उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। बड़ी सी BMW गाड़ी से निकलता हुआ एक आदमी और फिर दूसरी तरफ से उसने दरवाजा खोला तो वो बाहर निकल आई। उन्होंने उसी वक्त ही सीना पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी का लिहाज तक ना किया। ये लो भाभी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देख लो आ गई गुल खिलाकर। अरे बेटा, कुछ नहीं तो माँ के भरोसे का तो लाज रख लेती। हाँ, उन्हें देखकर रवि का चेहरे का रंग बदला था, वहीं उनकी बात सुनकर आरव को भी अजीब लगा था। आरव ने भी सबको हैरान नजरों से देखा। उसने एक नजर घर के नंबर प्लेट पर और घर के सभी लोगों पर डाली और वापस पलट आया। उसे अच्छा नहीं लगा था उन लोगों के बीच में बोलना। ये उनकी आपस की बात थी। तभी कुंती बुआ आगे बढ़ी और उसे बाजू से खींचते हुए घर के अंदर ले गई। कुछ देर तो आरव वहीं खड़ा देखता रहा, फिर गाड़ी घुमा दी। किधर थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चंद्रावती ने उसे देखते ही तड़प कर पूछा। मम्मी, कॉलेज से निकलते हुए मुझे देर हो गई थी। मुझे कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रही थी जिस पर सवार होकर आ जाती। बारिश और तूफान की वजह से ये सब दिक्कत आई है। फिर मैंने उनसे लिफ्ट मांगी तो ये सर मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। उसने अपनी माँ को अपनी सारी बात बता दी। कुंती जल्दी से उसके तरफ बढ़ी। अरे कौन से सर? जिस सर के साथ रंगलियां मनाकर तू हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। कुंती बहुत तेजी से आंखें दिखाते हुए बोल रही थी। उसने दीक्षा को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। कुंती ने कहा कि खुद तो अय्याशियां मनाकर आ रही हो, हमें ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। तेरी ऐसी बातों पर तो सिर्फ चंद्रावती ही विश्वास कर सकती है, हम नहीं। हमने तो जमाना देखा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी आदमी, वह भी इतना अमीर, बिना किसी लालच के किसी लड़की पर ऐसे एहसान नहीं कर सकता। और उनकी बात सुनकर दीक्षा अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फट पड़ी। दीक्षा बहुत तेज से चिल्ला रही थी और रो रही थी। बुआ अब बस कीजिए, मैं आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, बस मेरी जुबान छोटी है, इसलिए आपके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। मुझे पता है रवि के पिता के साथ आप क्या क्या कुछ नहीं चल रहा, और ये मैं नहीं बोल रही। सभी लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, बस हम लोग बहुत बेबस हैं और कमजोर हैं, इसलिए आपको कुछ बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है आप मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाएं और मैं सुनती रहूं। आप यहाँ से जा सकती हैं। अभी भी दीक्षा को चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। उसने दीक्षा से कुछ ना कहा। दीक्षा ये सब कहती हुई चुपचाप अंदर की तरफ चल पड़ी थी, जब एक बार फिर उसे कुंती बुआ की आवाज सुनाई दी। अरे भाभी, तुम जो भी कहो, लेकिन रवि मेरी सहेली का इकलौता बेटा है और ये उसकी पत्नी है। इससे पहले कि रवि को कोई धोखा हो, मैं तो कहूँगी कि उसके टेस्ट करवा ली जाए। भले ही मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मुझे आजकल की कॉलेज वाली लड़कियों पर जरा बराबर भरोसा नहीं। गुस्से से उसका खून खौल उठा था। वह जल्दी से पलटी और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए हुए बुआ के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर आपको इतना ही कॉलेज वाली लड़कियों से समस्या है तो फिर आपको अपनी बेटी का भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवानी चाहिए थी। क्या उसकी शादी करोगी तो उसके भी टेस्ट करवाओगी? पहली बात, अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनको खरी खोटी जवाब देने लगी। जबकि उसकी हरकत पर चंद्रावती ने अपना दिल थाम कर उसे देखा। वह क्यों उन लोगों के साथ झगड़े को बढ़ा रही थी? अच्छी तरह जानती थी कि वे उनके ससुराल वाले हैं और फिर उसकी सगी बुआ है। वाह भाई, तुम्हारी तो अभी से जुबान खुल गई है और अभी से तुम्हारे पर निकल आए हैं। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी बेटी ने अपना असली रंग दिखा दिया। अभी उनके मुंह में यही बात थी जब दरवाजे से रवि अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसने पलटकर रवि को देखा। वह उसे पसंद करने लगी थी। इस बात का उसने खुद से इकरार भी कर लिया था। रवि से उसकी शादी तो हो चुकी थी, दीक्षा अब उसकी पत्नी थी। रवि ये सब मामलों में एक शब्द भी नहीं बोला। वह चुपचाप अपनी आंटी और दीक्षा को देखता रहा।
जबकि ये सारा लड़ाई झगड़ा रवि के सामने ही हुआ था। फिर भी कुंती रवि के सामने अपनी सफाई देने लगी। वह एक टक होकर उसी को देख रहा था जो अभी तक बहादुरी से उसकी आंखों में देख रही थी। न जाने क्यों दिल के एक कोने में भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी, काश आज रवि उसका साथ दे और उसकी पवित्रता का ऐलान कर दे। लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर वही सुन रह गई। उसका भरोसा बुरी तरह से टूटा था। आंटी आप जैसा कहें, अगर दीक्षा में कोई भी कमी हुई तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। रवि की बात सुनकर दीक्षा का दिल उछलता हुआ महसूस हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसके साथ इतना भयानक मजाक हो जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन के लिए और रवि जीजू, आपने भी मेरी बहन पर भरोसा नहीं किया? अशोक ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपनी बहन की तरफ से पक्ष लड़ना चाहा। जब कुंती बुआ उसकी बात सुनकर भड़क उठी थी। लो जी, अब ये 4 दिन का बच्चा भी हमसे जबान लड़ाएगा? अरे रवि, तुम्हारे ससुराल में अभी से ये इज्जत है। काश आज मेरा भाई जिंदा होता तो खड़े खड़े तुम लोगों के मुंह बंद करवा देता। अपने भाई की औलाद पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही थी और आज अपने भाई को इसलिए याद कर रही थी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते। उनकी मौत को तो वह कभी याद नहीं करती थी। ईशा ने अब एक शब्द भी नहीं सुनना था। बस करो बुआ, जब आप अपने भाई के अनाथ बच्चों की कोई मदद नहीं कर रही थी, आपका कोई हक भी नहीं बनता हम लोगों पर बोलने का। हम अपनी जिंदगी को जी लेंगे चाहे जैसे मर्जी। चंद्रावती बार बार अपनी बेटी को आंखें दिखा रही थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और फट पड़ी। उसने रवि के आंखों में अपने लिए बुराई देख चुकी थी। अगर वह आज उसके साथ खड़ा नहीं था तो कल उसके साथ ये कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता। उसे अब अच्छी तरह नजर आ रहा था कि उसे सारी जिंदगी ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इससे पहले की बात और ज्यादा आगे बढ़ती तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाजा खुला। दरवाजे से अंदर दाखिल होता आरव सबको चौंका गया था। आधे रास्ते पर जाते ही बार बार दीक्षा का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था, जो इतनी ज्यादा डरी हुई थी और उस लड़की में तो जरा बराबर भी कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी वह इतनी डरी हुई थी आने वाले हालत के बारे में। और फिर उसकी बुआ का चीखना चिल्लाना उसके दिमाग में घूम रहा था। अब उस घर में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए वह सिर्फ इस बात की सफाई देने के लिए और दीक्षा का साथ देने के लिए वह वापस पलट आया था कि दीक्षा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन वह ये नहीं जानता था एक बार फिर उसका पलट आना दीक्षा के लिए उसकी जान का वबाल बन सकता है। कुंती बुआ उसे देखते ही फिर से आग बबूला हो गई। अरे यही है वह आदमी जिसके साथ ये गुलछर्रे उड़ाकर आ रही थी, और देखो ना कैसे ये वापस भी आ गया इसका पक्षपाती बनकर। और जरूर इसे लगा होगा कि हम सब चले गए हैं। कुंती बुआ, अशोक, रवि सब लोग उसे हैरान नजरों से देख रहे थे। वह वापस क्यों आ गया था? यहाँ पर तो पहले ही इतना बवाल मचा हुआ था। और आरव ने आकर उसमें और आग डाल दिया और ये साबित कर दिया कि दीक्षा और उसका कोई चक्कर चल रहा है। बुआ सारे मोहल्ले को चीख चीख कर सर पर उठा चुकी थी। आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। जब रवि ने बिना सोचे समझे आरव को कॉलर से पकड़कर धक्का दिया, आरव बिल्कुल परेशान हो गया। आज तक उसे इस तरह से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी बात करने की। रवि ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ये नहीं जानता था कि उसे इस गलती का भुगतान कैसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह दीक्षा की इज्जत के लिए चुप हो गया। जब रवि ने एक बार फिर से धक्का देने के लिए हाथ उठाया, उसने बिना सोचे समझे हाथ घुमाकर रवि के मुंह पर दे मारा। 2 कदम पीछे जाकर गिरा। खून की एक नन्ही सी लकीर उसके होंठों से बह निकली थी। वह इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था अब और कुछ ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। दीक्षा बुरी तरह कांप रही थी, इतनी डर गई थी और वह ये सब नहीं चाहती थी। रवि बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ उठा और अपने साथ अपनी आंटी को लिया और कहा कि मैं दीक्षा को यहीं पर सभी के सामने डिवोर्स दूंगा और मेरा और इसका रिश्ता अब खत्म हो गया है और डिवोर्स पेपर 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उस पर साइन कर देना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कुंती बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद वह यही चाहती थी कि रवि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, इसलिए उसने इतना तूफान खड़ा किया था। चंद्रावती तो मुंह पर हाथ रखते हुए बैठती चली गई थी और दीक्षा वहीं खड़ी खड़ी आरव को देख रही थी। रवि को तो अपने मन में पति मान चुकी थी, इसलिए उसकी बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और इन सब की वजह वे आरव को समझ रही थी।
ये कच्चे उम्र की मोहब्बत दिल की बवाल बन जाती है और शायद दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। और दीक्षा के साथ भी यही हुआ था। अंदर ही अंदर वह रवि से मोहब्बत करने लगी थी और उसके साथ रहना चाहती थी। और इस हादसा ने उसके सारे सपने को चकनाचूर करके रख दिया था। उसे रवि से ये उम्मीद नहीं थी। जो भी था, दीक्षा के पापा ने उसके साथ उसकी शादी की थी। रवि और कुंती वे दोनों वहां से निकल आए। आरव भी वहां पर खड़ा अभी तक इस सारी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। दीक्षा बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको क्या जरूरत थी वापस आने की? और उसी वक्त मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे उतार दो। आरव को गिरबान से पकड़ते हुए दीक्षा बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी आंखों से उसका गम बहे जा रहा था। न जाने क्यों उसे दीक्षा पर तरस आ गया। वह चुपचाप खड़ा अफसोस नजरों से उसे देख रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उसे बेहद गम हुआ हो। अशोक अपनी बहन की हालत को देखकर उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह तो बहुत छोटा था। वह तो कुछ भी नहीं कर सकता था। काश वह बड़ा होता या उसके पापा जिंदा होते। आरव अफसोस भरी शब्दों में कहने लगा, आंटी आप मुझ पर भरोसा करिए। इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त मैंने ही दीक्षा को गुंडों से बचाकर अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। मेरा इरादा था कि इसकी इज्जत बच जाए और मैं इसे घर तक छोड़ दूं, लेकिन रास्ते में एक और नई समस्या ने मुझे घेर लिया था। मेरे पीछे मेरे कुछ दुश्मन लगे हुए थे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से बचते बचाते मैंने अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया था और उसी में बहुत देर हो गई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे माफ़ कर देना। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और न जाने क्यों वो चंद्रावती को सफाई दे रहा था और वो बस चुप से उसका चेहरा देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बेटी अब अंदर ही अंदर रवि को पसंद करने लगी है, तो फिर उसे क्या ज़रूरत थी बाहर इश्क लड़ाने की। कोई बात नहीं बेटा, शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में ही लिखा हुआ था। चंद्रावती का सब बहुत नरम पड़ गया था, जैसे अब वो बुरी तरह से हार गई हूँ। वह अच्छी तरह जानती थी कि अब मोहल्ले में कोई भी चंद्रावती की बातों का महत्व नहीं देगा और ना ही चंद्रावती की बेटी का अब कोई रिश्ता आएगा। और ये सारी बातें उस आदमी की वजह से ही हुई थी। रवि ने दीक्षा को खड़े खड़े डिवोर्स की धमकी देकर चला गया था। मैं अभी और इसी वक्त दीक्षा से शादी करना चाहता हूँ। आप कोई भी पंडित जी को बुला लीजिए। न जाने उसने क्या सोचकर कहा था। और चंद्रावती बिल्कुल आश्चर्य नजरों से उसे देखने लगी। उनके पास अब उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। हो सकता है दीक्षा इस चीज के लिए राजी ना होती, लेकिन अब नहीं। अब दीक्षा के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह इस चीज के लिए मना करती। अगर वह ऐसा करती तो दीक्षा की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। दीक्षा भी उसे बड़ी हैरान नजरों से देख रही थी। वह क्यों अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर रहा था? वह पढ़ा लिखा और इतना अमीर आदमी था और उसकी हैसियत के बारे में वो उसी वक्त जान गई थी, लेकिन वह एक मामूली हैसियत की लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, बस एक बेसहारा माँ और एक छोटा भाई। लेकिन अपनी माँ की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर वह चुप हो गई। अब किस्मत उसे जिस रास्ते पर ले जाए वह चलने के लिए तैयार थी। नफरत की एक तेज चिंगारी उसकी आंखों में जलने लगी। उसे अब रवि नाम के आदमी से नफरत हो चुकी थी, जो उस पर इतना भी भरोसा नहीं कर पाया था और उसे खड़े खड़े इतना बेइज्जत करके चला गया था। तो वह क्यों उसका रोग लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। थोड़ी देर के बाद गांव के पंडित जी को बुला लिया गया और चंद्रावती और अशोक की ममता की छांव में दीक्षा के ऊपर आरव की प्यार की चुनरी उड़ा दी गई। चंद्रावती ने अपनी बेटी का कन्यादान आरव के हाथों में कर दिया था। उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आज का दिन विदाई के लिए शुभ दिन नहीं है, इसलिए आप इसकी कल विदाई करवाइएगा और आज की रात दीक्षा यहीं पर रहेगी। दीक्षा की इस घर में आखिरी रात थी। चंद्रावती अब बहुत तसल्ली में थी। चंद्रावती को आरव के शब्दों ने अपने वश में कर लिया था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कितना अच्छा इंसान है, उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह आदमी जो सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी जिंदगी को दांव पर लगा चुका था और खड़े खड़े एक बेसहारा लड़की से शादी कर ली थी, वह कैसे उसे आधे रास्ते में छोड़कर जा सकता था। अब वह आंख बंद करके आरव पर यकीन कर चुके थे। अशोक भी बहुत खुश नजर आ रहा था। इतना हैंडसम बहनोई उसे शुरू से ही चाहिए था। जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं था तभी उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। अशोक अपनी बहन से पूरा 10 साल छोटा था और दीक्षा की शादी भी बचपन में हुई थी, जो बस नाम और मतलब के रिश्तेदार थे।
जिन्होंने बस मतलब की हद तक उनसे रिश्ता रखा था और फिर जब दिल चाहा उनसे रिश्ता तोड़ दिया, जबकि बाकी रिश्तेदारों ने तो इतना करना भी गवारा नहीं किया। बाप के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। आरव ने दीक्षा से शादी कर लिया था। उसे अपनी सारी समस्याओं को खुद ही सुलझानी थी। वह घर आ गया। न जाने आज उसने इतनी जल्दीबाजी में ये फैसला क्यों कर लिया था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी जिंदगी में ये फैसला क्या बदलाव ला सकती है। उसका रहन सहन पास के ही शहर में था और ये यहाँ पर अकेला रहता था, लेकिन 1 महीने में यहाँ गांव एक तो बार चक्कर लगाता था। यहाँ गांव में उसकी हवेली थी। शहर में उसने अपने बलबूते पर बिजनेस खड़ा किया था और उस बिजनेस में उसे तरक्की होती चली गई। वह 30 साल का जवान आदमी था। हर चीज की समझ बूझ अच्छी तरह से रखता था। उसने अब दीक्षा से शादी कर ली थी। दूसरे दिन पंडित जी के कहने के हिसाब से उसने सुबह सवेरे जल्दी से उठकर हल्की फुल्की शॉपिंग की। आरव ने किसी को भी अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया। फिलहाल आरव अपनी शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करना था और दीक्षा को इज्जत देकर उसकी जिंदगी में बदनामी को धोना था। उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था और सीधा दीक्षा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेल बजाई थी तो जैसे वे लोग उसके इंतजार में बैठे थे, अशोक ने दरवाजा खोला और उसे देखकर वह खिल उठा। न जाने क्यों उन्हें अंदर ही अंदर शक था कि आरव हमें धोखे देकर तो नहीं चला गया, लेकिन वह अब उनके सामने खड़ा था। दीक्षा बिल्कुल चुप थी। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह अपनी जिंदगी की खुशियों को रोंद कर उन रिश्तों का सोग मनाती जो उसे सिर्फ तकलीफ देने के लिए बने थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसे कभी खुशी न दी थी। आरव उन लोगों से बात ही कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई और जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देखकर सभी लोग दंग रह गए। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए थे? इसका अगला भाग सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका अगला भाग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आशा करती हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे अगला भाग सुनने के लिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।